4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। जो लोग सोच रहा है ऐसे बंगाल को फोर्सफुली कैप्चर करेंगे, वो लोगों को एक कहना है, काल तुम लोगों ने हार चुका। मैं कहता हूं, गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। ममता दीदी मेरा विरोध कर रही है। बोलता है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता तुमको चुला देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बेधड़क में आज बात बंगाल के दूसरे चरण के रण की, जहां जीत के लिए बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस सभी सियासी दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है और दूसरे चरण में जिन 142 सीटों पर मतदान होना है वो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का गढ़ है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने इन 142 सीटों में से 123 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी सिर्फ 18 सीटें ही हासिल कर पाई थी। और इससे समझा यह जा सकता है कि टीएमसी के इस इलाके में कितनी मजबूत पकड़ है। दूसरे चरण में बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं। अब जिसके चलते ममता बनर्जी जीत दर्ज करती रही है, लेकिन इस बार टीएमसी का किला ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई। ममता को हराने के लिए घुसपैठ तुष्टीकरण मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया भी गया। अब कई सीटों पर निर्णायक मतुआ समुदाय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या इन प्रयोगों से बीजेपी ममता को टक्कर दे पाएगी? क्या टीएमसी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। आने वाला चुनाव का रिजल्ट क्या होगा और काल हो गया आउट। जो बाकी है काल 100 का माफी कम जीत गया। पहले चरण में भाजपा 110 सीट जीतकर दीदी का सुपड़ा साफ। है इलेक्शन का बाद में सबको झुला देंगे, हम बोलता तुमको चुला देंगे, तुम खाना बनाओ। बंगाल में बयानों के ये बाण सियासी तपिश बढ़ा रहे हैं। पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद जीत के दावे दोनों ओर से हो रहे हैं और इन्हीं दावों के बीच पश्चिम बंगाल के फाइनल राउंड का मुकाबला टीएमसी के पावर ग्राउंड पर होगा। पश्चिम बंगाल के दूसरे फेज में 29 अप्रैल को 8 जिलों की 142 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन 142 सीटों पर मतदान होगा, वहां 2021 चुनाव में टीएमसी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता की हैट्रिक लगाई थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 18 सीटें ही जीत पाई थी। जबकि लेफ्ट फ्रंट की सहयोगी पार्टी आईएसएफ को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई थी। दूसरा फेज बंगाल के उस कोर बेल्ट में है जिसे ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता है। इसीलिए पहले चरण से ज्यादा दूसरे फेज में बीजेपी का असल इम्तिहान होना है और इस इम्तिहान को पास करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं, जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना
4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर 24 परगना के बनगांव से टीएमसी पर तीखा वार किया। बंगाल के रण में घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। घुसपैठ का मुद्दा इसलिए क्योंकि दूसरे चरण का महामुकाबला बांग्लादेश से जुड़े सीमावर्ती जिलों में होना है। नादिया जिले की करीमपुर, तिहट्टा, चापड़ा और कृष्णगंज जैसी सीटें सीधे बांग्लादेश सीमा से लगती हैं। इसी तरह उत्तर 24 परगना जिले का बोंगो, बगदा, स्वरूप नगर और बशीरहाट सीट बांग्लादेश की सीमा से सटी है। तो हिंगलगंज और संदेश खाली भी बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में हैं, जिसके चलते ममता बनर्जी जीत दर्ज करती रही हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने इन इलाकों में घुसपैठ और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सियासी कटघरे में खड़ा किया है। मैं मतुआ, नामशूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा। आपको टीएमसी के झूठ से बहुत सावधान रहना है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, जो लोग खुलेआम सीएए का विरोध करते थे, जो सीएए को हटाने का ऐलान करते हैं, क्या वो आपकी भलाई के बारे में कभी भी सोच सकते हैं क्या? दूसरे चरण के रण में मतुआ समुदाय और सीएए का मुद्दा इसलिए क्योंकि बोंगो और नदिया के सीमावर्ती इलाकों में मतुआ वोट बैंक निर्णायक हैं। यहाँ सीएए बड़ा फैक्टर है। इन्हीं मुद्दों के जरिए बीजेपी बांग्लादेश की सीमा से लगे इलाके में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है, जबकि ममता बनर्जी का पूरा जोर अपने किले को और मजबूत करने पर है। नेक्स्ट फेज में तुमको क्या करना चाहिए? बोलता है क्लीन आउट, बंगाल से आउट, इसका बाद दिल्ली से आउट। हम लोग को टारगेट किया, हम बंगाल में लोकसभा में हरा दिया। फिर आप समझ लो ये जाने वाला है। माइनॉरिटी दिल्ली में गवर्नमेंट है, इसको बंगाल को फोर्सफुली दखल करने से क्या होगा? फोर्सफुली कुछ नहीं होता है। जो काम मानविकता से होता है, प्यार से होता है, रिश्ता से होता है, मोहब्बत से होता है, वो काम बंदूक से नहीं होता है। कितना बंदूक तुम्हारे पास है? अगर हमारा खाली बहन लोग भी निकालेगा तो तुम लोग देखेगा कितना बहन माता जी निकाल सकता है। ममता अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर वार कर रही हैं। बंगाल के सियासी समर में हुंकार भर रही हैं, लेकिन असली परीक्षा दूसरे चरण में है। यही तय होगा कि पश्चिम बंगाल बदलाव चाहता है या ममता के मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा बनाए रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी जनसभा के बाद से पीएम मोदी कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। वहां विधि विधान के साथ में उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की। तस्वीरें भी ये इस वक्त सामने आई, जो कि कालीबाड़ी मंदिर की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। कालीबाड़ी दरअसल कोलकाता का बेहद प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ अगर कोई भी श्रद्धालु आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कालीबाड़ी में दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। यहाँ उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। और अब चलिए एक एक करके मेहमानों का रुख हम कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवा दें। राधिका भट्टाचार्य शाह प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर राहुल यादव प्रवक्ता कांग्रेस से और मोहम्मद एहतशामुल हक नेता टीएमसी से। राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक एक करके हम मेहमानों का रुख करते हैं। राधिका जी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ
बीजेपी जोर शोर से इस बार चुनावी प्रचार में लगी। हमने फेज 1 में देखा मैम, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि कोई हिंसा नहीं, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, लेकिन हमने जो तस्वीरें देखी उसमें अब तक का जो डेटा सामने आया है, गिरफ्तारियों को लेकर भी बताया जा रहा है कि लगभग 100 गिरफ्तारियां हुई हैं, ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं। फिर ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कहीं कोई हिंसा हुई ही नहीं है इस बार चुनाव में? राधिका जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा मैम। मैम, आपका ऑडियो अभी भी हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अभी आ रही है? जी बिल्कुल मैम, आ रही है जी आवाज? जी जी बिल्कुल जी। अब जो इतने सारे जो हमने ग्राउंड फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया है वहां पे, ईसीआई ने, हम नहीं कहेंगे हम, ये ईसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सोच के कि पिछले गए इंसिडेंट्स जो हुए थे पिछले बारों की तरह इस बार ना हो रहे, और तैनात किया है जरूर फोर्सेस को। पर आपको पता है कि बंगाल में जो मानसिकता, जो टीएमसी भरपूर तरीके से इनको कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर दो ताकि ईसीआई हमको हम बुरा दिखा पाए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे के भड़का दो ताकि ऐसे इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग हो। तो ये बंगाल में सुनिश्चित तरीके से कोई नहीं कह सकता कि ये होगी नहीं, क्योंकि बंगाल में यही है चाल टीएमसी का मतदान के दिनों में। तो इसमें कोई हैरानी की तो बात है नहीं कि ये बंगाल में हुई, पर जिस तरीके से पहले होती थी ये सुनिश्चित तरीके से अभी मैं कहूंगी कि इस बार नहीं हुई। और ये जो इतने लोग आए पहले फेज में, इसलिए आए कि उनके मन में एक आश्वासन था कि वो एक सुरक्षित माहौल में जाके वो अपना मत देंगे, और ये तो पूरे बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक हम सब ने कहना है कि बहुत अच्छी हुई बात की सब लोग निडर होके आए। अब जब निडर की बात करते हैं तो डर की भी बात करनी चाहिए जी। इतने सारे जो सुरक्षा बल को क्यों हमें बिठाना पड़ा? क्योंकि लोग डरते थे, और इस बार देखा कि और डरने की बात नहीं है। और ये भी जानते हैं जब बीजेपी आ जाएगी 4 तारीख के बाद, फिर तो कभी नहीं डरने की बात आएगी, क्योंकि हम माहौल को पूरा जैसे एक मंदिर को धुलाई करते हैं ना प्रार्थना करने के पहले, वैसे ही हम बंगाल को बना देंगे एक मंदिर जैसा जगह जहां पे हर सबकी दुआएं कबूल होगी, कोई एक समुदाय का नहीं, जहां पे सब कहेंगे कि माँ बंगाल आप हमें अभी नया आपने दिशा दिया है, आप हम सबका भला करें। अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा मोदी जी के मुंह से आपने क्या सुना कि हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रेम, सबका सहायता, सबका मुस्तकबिल, सबके लिए इंडिया, इंडिया सबके लिए। ठीक है, अब मैं रुक कर लेती हूँ तृणमूल कांग्रेस नेता एहतशामुल हक जी। फिलहाल जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा की और दूसरे चरण के लिए जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उन्होंने एक नारा दिया और स्लोगन में उन्होंने कहा, प्रथम चौड़ने भांगलो टीएमसी अहंकार, द्वितीय चौड़ने निश्चितो बीजेपी सरकार। सर, इसको सच मान ले क्या अब? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका सपना देखना बहुत अच्छी बात है, सपना सबको दे सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे सबके प्रधानमंत्री है, पश्चिम बंगाल में फिर भी उनका सपना साकार नहीं होगा। ना प्रथम दफा होगा ना दूसरी दफा होगा। प्रथम दफा में उनके पास में 59 सीट है और हमें 45 सीट है, सॉरी, और दूसरी बार में 18 सीट है। तो ये कहाँ से सपना देख पा रहे हैं? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इनकी सीट को मजीद अभी कमेगी। जो परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी आज क्या परिस्थिति है, जुमले अभी हमारे राधिका जी इतनी अच्छी सी बात कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बोलते हैं, लेकिन कहीं नहीं, ये सिर्फ जुमलों वाली बात है।
और ये सब माइक पर भाषण पे स्टेज में भाषण देने वाली बात है। जनता के बीच में ये कोई बात जो है नहीं हो पाती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुमलों की बात करते हैं। एक मिनट एहतशामुल हक जी, एक मिनट। मैं अपने बाकी के तमाम पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सर आप में से किसी का भी टीवी का वॉल्यूम ऑन है, कृपया करके उसे म्यूट कर लीजिए। इसे पूरा दिक्कत हो रही है। जी हाँ, अब आवाज सही है सुरभि जी, अब आवाज सही है बिल्कुल। तो मैं पहले फेज का जिस हिसाब से 152 सीटों में पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है 23 तारीख को, हम समझ लिए SIR के अगेंस्ट में पूरे पश्चिम बंगाल के जनता ने वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी जो हमसे नागरिकता छीनने की कोशिश की, हम तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों को, बंगालियों का समझ लीजिए, जिस हिसाब से सबसे ज्यादा ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, 92 लाख लोगों में 60 लाख हिंदू भाइयों का नागरिकता और समझ लीजिए वोट देने का अधिकार छीना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा पश्चिम बंगाल के लोग समझिए TMC के फेवर में वोट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे 4 मई को जो रिजल्ट आएगा, हम लोग 200 के पार। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार खुद भी नहीं होगा, इसलिए चौथी बार फिर से एक बार ममता बनर्जी की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ में बनने जा रही है। और 4 मई एक ऐसा ऐतिहासिक दिन होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो बड़ी बड़ी बात आज देखिए, केंद्र के तमाम मंत्री, भारत के तमाम राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हमारे स्वयं प्रधानमंत्री जी, तमाम लोग पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए यहाँ पर पिछले 25 दिन से डेरा डाले हुए हैं। लेकिन एक नारी 100 पर भारी। मुझे बोलने में बहुत फक्र है कि हम ममता बनर्जी का सिपाही है, हम ममता बनर्जी के सैनिक है। तो एक महिला है और पूरा केंद्र समझ लिए एक महिला का, जहां पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री है, वहां की कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सपना साकार नहीं होगा। इसलिए हमें लोकसभा का एहतशामुल जी, आप दो बातें खुद ही कह जाते हैं। कभी मालदा का जब हम जिक्र करते हैं तो मालदा के लिए आप कहते हैं कि इसके लिए तो ECI जिम्मेदार है। अब जब यहाँ पर फोर्सेस तैनात है तो आप इसके लिए कह रहे हैं कि केंद्र ने देखिए एक महिला के खिलाफ पूरे केंद्र बलों को यहाँ पर उतार दिया है, यहाँ ECI जिम्मेदार नहीं होती है। सुरभि जी, हमारी पार्टी देखिए किन किन से लड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भारतीय जनता पार्टी से, इनकम टैक्स से, ED से, CBI से, और जितने भी जवान, जितने फोर्सेज है, वो सब हम लोगों के अगेंस्ट में। आपने देखा होगा उन्होंने जाकर के बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। ये कहीं समझिए जो फोर्सेज का ये काम है, फोर्सेज का काम है जो गलत करे उस पर कड़ी नजर रखने का। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम एजेंसियों से लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लड़ रहे हैं। और होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वायलेंस करके सरकार बनेगी, वायलेंस करके। तो 5 तारीख को जितने भी TMC के नेता है उल्टा झुलाएंगे। हाँ। अरे भाई, उल्टा झुलाने वाले आप खुद झुल जाइएगा। चलिए ठीक है, साकार नहीं होगा। ठीक है। अब डॉक्टर राहुल यादव का मैं रुख कर लेती हूँ। राहुल जी, कांग्रेस कहाँ है? क्योंकि कांग्रेस तो अभी भी मुझे गायब दिखाई दे रही है। पिछले चुनाव का ये असर है क्या? नहीं, देखिए, अब मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आज बंगाल में जो है फर्स्ट फेज का मतदान हो चुका है और सेकंड फेज होने वाला है 29 अप्रैल को। लेकिन आज असली सवाल जो है वो ये है कि क्या बंगाल में लोकतंत्र बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, लेकिन माहौल कैसा है? हिंसा का, डर का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। एक तरफ देखिए भाजपा और नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और TMC है, तीसरी तरफ जो है राहुल गांधी और कांग्रेस है, जो साफ कहता है राहुल गांधी जी कि हम नफरत नहीं, हम समाधान की राजनीति करते हैं। लगातार इनकी सरकार में भ्रष्टाचार होते रहे, हत्या, बलात्कार और घर चलाने की घटनाएं सामने आई। 2021 के चुनाव देख लीजिए, 2023 में भी 20 से 30 लोग मारे गए उस चुनाव में, पंचायत चुनाव में। कई जगह विपक्ष को नामांकन तक भरने नहीं दिया गया। अभी हाल में ही आसनसोल में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या कर दी गई ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा। ये घटना नहीं है, ये सिस्टम बन चुका है बंगाल का। आज बंगाल में स्थिति ये है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे डराया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या यही लोकतंत्र है? लगातार जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार हो रहा है, भले ही वहां शिक्षक भर्ती घोटाला हो, शारदा चिटफंड घोटाला हो, रोज वैली घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, पशु तस्करी का घोटाला हो, कट मनी का सिस्टम हो, ये लगातार बंगाल में ज्वलंत मुद्दे हैं। हम
हम उन मुद्दों को लेकर बंगाल की जनता के सामने जा रहे हैं। आपके किसी पैनलिस्ट की तरफ से बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रहा है? सर अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, लगातार हम इन मुद्दों को लेकर हम बंगाल की जनता के सामने जा रहे हैं। आज वहां बेरोजगारी की स्थिति क्या है? बेरोजगारी दर बंगाल में कई सालों से आज से लगभग 7% के बीच में बनी हुई है। संगूर में जिस तरीके से टाटा नैनो प्रोजेक्ट चला और वो बड़े उद्योग वहां बंगाल छोड़कर चले गए, तो जमीनी सच्चाई वहां कुछ और है। युवा नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में लगातार पलायन कर रहे हैं। लोकल लेवल पर कोई वहां रोजगार सृजन का कोई ममता बनर्जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। और लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास डिग्री है लेकिन वहां नौकरी नहीं है। आज देखिए, अभी भाजपा कहती है कि वो बदलाव लाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरोप लगाने से बदलाव आता है? केंद्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह से नहीं किया जा रहा। पूरा देश जान रहा है, पूरा बंगाल जान रहा है। राहुल गांधी जी के ऊपर 36 मुकदमे दर्ज है। ईडी ने 55 घंटे तक राहुल गांधी जी से पूछताछ करी। तो क्या ममता बनर्जी से कोई ईडी ने और सीबीआई ने कोई पूछताछ करी है? तो ये क्या दर्शाता है? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो कार्रवाई भी बराबर होनी चाहिए। हम सिर्फ आलोचना नहीं करने बैठे यहां पर, हम अपने समाधान भी लेकर बंगाल की जनता के सामने जा रहे हैं। भले स्वास्थ्य को लेकर हमने जो गारंटी दी है कि 10 लाख तक का मुफ्त इलाज जो हम करवाएंगे, फ्री डायलिसिस और कैंसर तक का भी इलाज हम स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत करेंगे। शिक्षा को लेकर हमने अपनी गारंटी दी है। किसान को लेकर दी है कि हम 15,000 सालाना और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सर, जितना कॉन्फिडेंस कांग्रेस ने दिखाया है 294 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का, और उम्मीद हम करते हैं कि कम से कम पिछली बार का रिकॉर्ड टूट जाए, खाता तो खुल जाए कांग्रेस का। नहीं, खाता नहीं। देखिए, हम डबल डिजिट में हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस बंगाल के सामने, बंगाल की समय बताएगा। 4 मई तक का इंतजार करना होगा। मैं राज बिहारी जी का रुख कर लूं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, और इसी नाते मैं आपसे ये जानना और समझना चाहूंगी कि सर, बार बार जिस तरीके की बातें कही जा रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही है, और एक डेटा के अनुसार ये दावा भी किया गया है कि छोटी से बड़ी कंपनियां लगभग 6,888 ऐसी कंपनियां जो कि बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। 30 लाख इनफॉर्मल जॉब्स अब तक गंवाए जा चुके हैं, और ऐसे में पलायन ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बंगाल में भी। तो टीएमसी का जो मॉडल है वो क्या वाकई फेल हो चुका है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है? देखिए, मैं बहुत लंबे अरसे के बाद मैं किसी कांग्रेस के नेता के जरिए से टीएमसी की आलोचना देख रहा हूँ। आज खुद राहुल गांधी ने भी टीएमसी की आलोचना की है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे पे थे, रैलियों में उन्होंने ममता बनर्जी पर गुंडा राज का आरोप लगाया। आज भी उन्होंने कांग्रेस की हत्या को लेकर टीएमसी के गुंडों पर ममता सरकार को घेरा। ये बंगाल में बदलाव का एक रास्ता बता रहा है। खुद राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बंगाल में बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव ममता बनर्जी की कारण आ रहा है। ममता बनर्जी के कारण ही बीजेपी आ रही है, यानी कांग्रेस तो ये मान चुकी है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस ने वहां की सच्चाई को पहचाना और खुलकर वहां जो गुंडागर्दी हो रही है उसके पक्ष में, उसके खिलाफ उन्होंने बोला। अब देखिए, जहां तक उद्योगों की बात है, ममता बनर्जी खुद उद्योगों का विरोध करती, जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता यादव जी ने कहा कि सिंगूर का मुद्दा उठाया। एक समय तो जब मुद्दा उठाया था तो उस समय तो कांग्रेस टीएमसी के साथ ही थी। टीएमसी सत्ता में आई, और टीएमसी सत्ता में आते ही उद्योग बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि जिस तरह से वहां रंगदारी वसूली जा रही थी, लोग पैसे नहीं दे पा रहे थे, उनके ऊपर गुंडागर्दी की जा रही थी, मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा था, इस कारण उद्योग बंद हो गए। और ये सबसे बड़ा सच तो यही है कि गुंडागर्दी के कारण ही वहां से उद्योगपति दूसरे राज्यों में गए। बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को भी जाना पड़ा। जब सिंगूर में अगर नहीं लगा हो, अगर कार बनाने कारखाना नहीं लगा, गुजरात में चला गया, तो जाहिर है कि जो कार बनाने वाले कारीगर हैं वो गुजरात जाएंगे जी। और अभी भी वहां पर यह हालत है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, और कट मनी, तोला मनी, ये सब तो वहां पर आम बात है। आप तो वहां एक छोटी सी रेहड़ी भी पट्टी पर नहीं लगा सकते, वहां तो आप चाय भी नहीं बेच सकते अगर आप रंगदारी ना दें किसी को। और मैं पश्चिम बंगाल में अभी दौरा करके आया हूँ 15 दिन का।
जनता में इतना भय था कि चुनाव के बाद क्या होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो चुनाव आयोग ने सुरक्षा इंतजाम किए उसमें मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। आजादी के बाद पहली बार इतना वोट डालने लोग बेखौफ होकर वोट डालने निकले हैं। जैसे राहुल जी कह रहे हैं अभी कि 2021 में तो पहले 5 महीने में ही 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2023 में भी पंचायत चुनाव में कत्लेआम हुआ था, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, लगातार हो रहा। और ये कांग्रेस के नेता बोलते जरूर है, लेकिन ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के जो बंगाल के नेता हैं उनकी भावना को समझा और वो लगातार ममता बनर्जी पर अब चोट कर रहे हैं। ये बताता है बंगाल में बदलाव आ रहा है और बदलाव आना भी चाहिए। ठीक है राज बिहारी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। अब राधिका जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। एक सवाल ये भी जरूर आता है कि जब हम ये देखते हैं कि पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी हुई, अनुब्रत मंडल जेल गए, लेकिन बीजेपी मैम केंद्र में है, इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पर कोई कन्विक्शन क्यों नहीं? देखिए, ये तो जुडिशरी की बात है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। जब कोई केस जाता है, हमारे पास एक बहुत उम्दा लॉ सिस्टम है, वो उसको संभालते हैं, किसको जेल भेजना, किसको बरी करना, ये इनकी बात है। इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगी। पर राज बिहारी जी ने बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वर्णन किया कि बंगाल में होता क्या है। और जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस अभी जो है सबका साथ सबका विकास पर, ये बात है और ये अपील हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश है हमें, कि चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हो या अन्य क्षेत्र हो। क्योंकि मैं इसकी बात कर रही हूँ क्योंकि प्रोग्राम के आपके शुरुआत में आप लोगों ने मतुआ कम्युनिटी की बात की थी कि मतुआ कम्युनिटी किस तरीके से जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मतुआ कम्युनिटी, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि सेकंड फेज में ये इनके सारे वोट्स बहुत मायना रखेगा इस मतदान में। और मतुआ कम्युनिटी का जो मुद्दा हमेशा से ये कह सकते हैं कि पहचान और नागरिकता से ये जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का जो माध्यम से उनकी एक लंबी मांग को एड्रेस करने की कोशिश की थी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट से, इसलिए एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ है। तो जो कहते हैं ना कि ये जो मतुआ वोट्स पूरे चले जाएंगे टीएमसी को, मैं इसलिए उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि उनको कृतज्ञता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उनकी ओर है। लेकिन ये भी सच है कि ये समाज के एक ब्लॉक में वोट नहीं करता, स्थानीय नेतृत्वता, कैंडिडेट और इम्प्लीमेंटेशन पर भी निर्भर करता है। तो ये कहना कि कौन जीतेगा, किसके पास जीतेगा, ये अभी सब वो एक जन्म कुंडली पढ़ने की बराबर है। बंगाल की जो जनता है बीजेपी को वो इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उन 3 चीजों पे सपोर्ट करेंगे। पहला जो है वो है भ्रष्टाचार, जिससे लोग एकदम अंग्रेजी में कहते हैं फेड अप हो गए हैं। वो बिल्कुल इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए वो बेताब है। और दूसरी है वो जो राजनीतिक हिंसा से उनको थकान आ गया है। और आप देख रहे हैं कि इतने सारे फोर्सेस के होते हुए भी ये जनता को जनता से झगड़ा करने की बात करते हैं, उनको भिड़ा देते हैं ताकि ये सब बात हो। और ये नहीं समझते कि सत्ते पे वो है, अगर राज्य का छवि दूषित हो रहा है उनके वजह से हो रहा। और तीसरा जो पॉइंट है वो विकास की अपेक्षा है सबको। लेकिन मैम मतुआ कम्युनिटी का जो जिक्र आपने किया, और ये हम देख रहे हैं कि 2021 से लेकर के वादा रिपीट हो रहा है बीजेपी की ओर से। क्या ये सिर्फ और सिर्फ मतुआ कम्युनिटी को साधने की एक कोशिश है? चुनाव में ये वोट बैंक साधने का एक अच्छा और महत्वपूर्ण जरिया है भी? नहीं, देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब वो पानी देते हैं, कभी किसी ऐसे बोलते हैं कि इसी समुदाय, संप्रदाय, इस रिलीजन के पास जाएगा? नहीं, सबके पास पहुंचाते हैं। जब खाता खुलवाते हैं सबका खाता खुलवाते हैं। तो ये देखिए, मतुआ कम्युनिटी को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी
हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने उनको बढ़ावा दिलाया कि आपको हम संभालेंगे। और प्राइम मिनिस्टर, अभी आपने क्लिप दिखाया, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि सब जो है जायज, उनको सब कुछ मिलेगा, कार्ड मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, राइट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। और महिला वोटर, युवा और जो पहली बार जो वोट देने वाले लोग हैं, ये सेगमेंट्स डिसाइसिव हो सकते हैं इस बार बंगाल में, और सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरे पार्टीज के लिए भी। और नॉर्थ बंगाल और जो बॉर्डर एरियाज में बीजेपी जो ट्रेडिशनली स्ट्रांग रही है, जबकि साउथ बंगाल में कॉन्टेस्ट ज्यादा टाइट है। लोग पूछ रहे हैं, अभी मैंने सुना था कि बीजेपी को 110 सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। 110 का जो आंकड़ा, ये एम्बिशियस है जरूर है, पर चुनाव ये जो 2 फेज में है और बंगाल में मुकाबला हमेशा काफी कड़क होता है। पहले फेज की वोटिंग और जो टर्नआउट हमें दिखा, ये मोमेंटम का एक इंडिकेशन हमें इससे मिला है। लेकिन सीधा सीट नंबर प्रिडिक्ट करना शायद थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। और ट्रेंड बीजेपी का पक्ष में दिख रहा है जी। लेकिन अंतिम फैसला हर चरण के बाद हमें ये माननी पड़ेगी, काउंटिंग के दिन ही स्पष्ट होगा। तो अभी हम सब जो पैनलिस्ट बैठे, हम जरूर कहेंगे हमारी पार्टी अच्छी कर रही है, पर मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ इस बार, क्योंकि स्थान पर इतना सारा लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, इसे एक त्योहार की तरह मान रहे हैं, और क्योंकि निडर होके वोट कर रहे हैं। मैं बंगाल में जो बात सुन के आई हूँ उसके एक दोबारा कहूंगी, लोग, आम आदमी जो सड़क पे बैठ के हॉकरगिरी करता है, चीजें बेचता है, वो मुझे क्या कहता है, दीदी अब हम निडर होके कह सकते हैं कि पहले बोलते थे मुखे ममता भूखे मोदी, मुंह में ममता जी और हृदय में मोदी जी। ये छुपा के, हृदय में उनको छुपा के रखना पड़ता था हमें मोदी जी। राहुल जी, बस आज हम बेझिझक कहेंगे, मुंह में मोदी जी, हृदय में मोदी जी, बंगाल में मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है, ठीक। अब कांग्रेस प्रवक्ता भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल जी, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, अभी बहुत गुणगान किया भाजपा के प्रवक्ता ने। इन्होंने कहा, अपने शुरुआती वक्तव्य में भी इन्होंने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की बात करी, अभी बात करी इन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात करी। आज बंगाल में 3 विकल्प है बंगाल की जनता के सामने। पहला है टीएमसी के भ्रष्टाचार और हिंसा का विकल्प, दूसरा है बीजेपी की राजनीति और उसके टकराव का विकल्प, और तीसरा है कांग्रेस के विकास और उसके न्याय का विकल्प। जिस तरीके से वहां पर योगी आदित्यनाथ जाकर कहते हैं कि बंगाल की धरती को काबे की धरती नहीं बनने देंगे। योगी आदित्यनाथ हाल में ही बंगाल में कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इन अनपढ़ लोग वहां जाकर जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, तो ना इनके पास कोई विजन है। और योगी आदित्यनाथ ही वहां पर जाकर कहते हैं कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। तो क्या सबके साथ सबके विकास की बात यहां भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे? जब जिस तरीके से इन्होंने बात करी, अभी हेमंता बिस्वा शर्मा, जो इनके पास कोई विजन नहीं है, हेमंता बिस्वा शर्मा कहता है इनके पास ना कोई गारंटी है। वो कहता है कि मैं ममता बनर्जी से 1 किलो ज्यादा मीट खा सकता हूं। इनका अनुराग ठाकुर वहां जाकर मंगलवार को चंदन का टीका लगाकर और कलावा बांधकर मछली खाता है। अगर ऐसा कोई विपक्ष का नेता करता तो पूरी भाजपा हाय तौबा बजाती थी। हेमंता बिस्वा शर्मा आसाम के चुनाव में कहता है कि हम गोमांस खाने से मना नहीं कर रहे, घर में बैठकर खाइए, गोमांस मत खाइए, बाहर मत खाइए, घर में बैठकर खाइए। तो ये इनका जो है वो दोगला चरित्र है। तो फिर अगर ये नागालैंड में चुनाव होंगे तो वहां पर जाकर तो फिर ये कुत्ता भी खाएंगे। ये स्थिति बन चुकी है आज जो है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहता है कि ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। किस चीज का देना चाहिए? राधिका जी, आपके इसी सवाल का जवाब देना चाह रही है, जो आरोप आप लगा रहे हैं वो जवाब देना चाह रही है। मैं समझ गई, क्योंकि हमारे डॉक्टर यादव जी बंगाल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम बंगाली दुर्गा पूजा। मोदी जी बंगाल से है क्या? योगी जी बंगाल से है क्या? अमित शाह बंगाल से है क्या? आपकी बात की, ये तो सवाल मुझे मोदी जी ने नहीं कहा। आपने निजी टिप्पणी करी है, तो आपने निजी टिप्पणी करी। मुझे कहने दीजिए जी। पहले तो मैं बताती हूँ
कि कांग्रेस कहीं पे भी नहीं है इस मतदान में, इस बार के चुनाव में। एक हारा हुआ पार्टी है कांग्रेस का नाम। अरे भाई सवालों का जवाब दीजिए मैडम, सवालों का जवाब दीजिए। जवाब दे रही है। जो मटन मच्छी खाने की आप बात कर रहे हैं ना, मैं भट्टाचार्य, मैं नहीं कर रहा, आपके नेता, सुनिए आपका नेता कई कह रहे, सुनिए मेरी बात। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ जहां पे हमारे घर में 150 वर्ष से हमारे ठाकुर दालान में दुर्गा पूजा का उत्सव हम मनाते हैं। हम लोग नॉन वेजिटेरियंस है, बंगाली जो हिंदू है, जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम मटन भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं। ये क्योंकि आप हमारी संस्कृति समझते किसी को कोई एतराज नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं है। ये तो आपके नेता आकर वहां पर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि आपका दोहरा चरित्र है। हम यही तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का दोहरा चरित्र है। अलग अलग जगह में अलग अलग रूप रहता है। मैं बंगाल की बात कर रही हूँ क्योंकि ये बंगाल की बात अभी कर रहे हैं। नहीं, गोमांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देखिए मैडम, गोमांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? जिसको खाना है वो खाता है ना, मुसलमानों को खाना चाहिए वो खाते हैं। आप ये सब में क्यों हमेशा धर्म क्यों ला रहे हैं? अरे भाई आपके नेता कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं मैडम, आपके नेता कर रहे हैं। आप बौखला क्यों गई? सवालों के जवाब नहीं है नहीं करना है मैडम, सवालों के जवाब नहीं है। आपके पास कोई विजन नहीं है बंगाल को लेकर। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास 60 साल कोई विजन नहीं है। दिखाया आपने 60 साल में आपने कौन सा विजन दिखाया? अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आते हैं कि हम सब नागरिकों को एक। चलिए बताइए कितने घुसपैठिया हिंदुस्तान से निकाले आपने? आपने कितने घुसपैठिया निकाले? आप कितनों को लाए? और ये भी बताएं जब 99,000 प्रिजनर्स मैडम के पास सवालों के जवाब नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने क्यों उनको बरी कर दिया था? मैडम कितने घुसपैठिया निकाले? कितने घुसपैठिया निकाले? से कुछ नहीं होगा। जो तस्वीर सबके सामने मैडम घुसपैठिया कितना निकाले? सवाल पूछा जा रहा है। बिहार की SIR में कितने घुसपैठिया निकाले जो बंगाल में आप निकाल देंगे? नॉन एग्जिस्टेंट पार्टी के साथ मैं बात नहीं करना चाहूंगी। आप मेरा परीक्षा। मैडम सवालों के जवाब नहीं है, मैडम के पास सवालों के जवाब नहीं है। ठीक है राधिका जी और राहुल जी, रट्टा मार के आती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का रट्टा मार कर आती है आप। डॉक्टर राहुल भाजपा के पास कोई विजन नहीं है इसको लेकर। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है, ना कोई वजन है, ना कोई कॉन्टेक्स्ट है। प्लीज बताइए खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? बताइए गोमांस खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? राधिका जी बताकर जाइए गोमांस खाना चाहिए कि नहीं? पूछ रहे हैं कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, आप बीजेपी का स्टैंड बता दीजिए। बीजेपी शासित राज्यों में अलग अलग बयानबाजी, हिंदुओं के सामने अलग अलग बयानबाजी, फिर जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं जहां बीजेपी नहीं है तो वहां अलग तरीके के तेवर क्यों दिखाई देते हैं? यही राहुल जी पूछना चाह रहे हैं। मैडम आप भाजपा की लाइन चला जा रही है, आधिकारिक मैडम हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है घर में बैठ के खाइए गोमांस। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है, हम थोड़ी ना कह रहे। वो आपका नाम लेके बोले मंगलवार को बोल रहे थे कि हिंदुओं को बोल रहे थे कि मुसलमानों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? मैडम मंगलवार को मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? ठीक है, बंगाल में अभी टॉपिक और भी है। चंदन का टीका लगाकर मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? शांत हो जाइए दोनों लोग। मैडम चंदन का टीका लगाकर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि भाजपा तय नहीं करेगी धर्म, भाजपा तय नहीं करेगी धर्म, भाजपा नहीं करेगी खान पान तय। राहुल जी और राधिका जी डिबेट इस तरीके से नहीं हो पाएगी, मैं दूसरे मेहमानों के पास नहीं जा पाऊंगी सर, लिमिटेड समय होता है। ठीक है राधिका जी शांत हो जाइए और राहुल जी आप भी शांत हो जाइए। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, ममता बनर्जी की सरकार है लेकिन फिर भी सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में जो युवा है भाइयों से ये सवाल पूछ लो, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्यों जा रहे हैं यहाँ तक? बिलबिला जाते हैं। ठीक है राहुल जी और राधिका जी आप दोनों लोग शांत हो जाइए पहले। हम तो कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और इनको कहते हैं पप्पू जी। इसका सवाल तो दीजिए। क्या यशस्वी कहते हैं? सवाल का जवाब मोदी जी का कर दूंगा जो एप्स्टीन फाइल में नंगे हो गए। राहुल जी और राधिका जी आप दोनों एक काम कीजिए, आप दोनों भिड़ लीजिए, डिबेट रोक देते हैं। जो एप्स्टीन फाइल में नंगे हो गए यशस्वी की बात करते हैं। बिल्कुल दोनों लोग लड़िए, खूब लड़िए। मोदी का राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर दूंगा, मोदी के मुंह से ट्रंप का अरे बताइए ठीक है, कांग्रेस वाले जो पाकिस्तानियों से 2
होना चाहिए। ये हमारी नेबर है और फिर पाकिस्तानियों को धक्का हमने उड़ाया। बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? लपक के बिरयानी खाने कौन गया था? मैडम, बिरयानी खाने कौन गया था? ISI को किसने न्योता दिया था हिंदुस्तान में आने का? किसने दिया था ISI को न्योता? हिंदुस्तान में बुलाया था। भारत के लोग बोलते हैं अरे छोड़िए। बिरयानी खाने लपक के मोदी जी कैसे पहुंच गए थे पाकिस्तान? जिन्ना की मजार पे कौन गए थे? डॉक्यूमेंट साइन करके अपने आप को एक्सपोज कर दिया। मैडम, जिन्ना की मजार पे कौन गए थे? बिरयानी खाने कौन गए थे? अरे छोड़िए उनके साथ डायलॉग बोल के इंडियन सोल्जर्स का भारत के सुरक्षा पे किसने हानि दी? अरे छोड़िए। राधिका जी, एहतेशामुल हक जी मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त आपकी स्थिति देख करके। एहतेशामुल हक जी मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त आपकी स्थिति देखकर। आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए मैम। मेरे बंगाल के भाई। ठीक है मैम, थोड़ा सा पानी पी लीजिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा गुस्से में इस वक्त। तब तक मैम दूसरे मेहमान का मैं रुक करूं या नहीं करूं? मैडम के पास सवालों के जवाब नहीं, गुस्सा होगी मैडम। आपके पास बेहुदा सवाल करने से आप रुकते नहीं है। इडियोटिक नॉनसेंसिकल सवाल पूछते हैं। मैडम, सवालों के जवाब नहीं है। ये कॉमेडी बौखला नहीं मैडम, मैडम बौखला नहीं। मैडम को गुस्सा है, मोदी जी लपक के बिरयानी खाने पाकिस्तान चले गए थे। बंगाल की हर एक औरत में जो टाइग्रेस दिखता है ना, मैडम को गुस्सा है। हेमंत राहुल जी और राधिका जी, आप दोनों मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये कुर्सी छोड़ दूं? मैं कुर्सी छोड़ दूं आप और बाकी दोनों पैनलिस्ट को हटा दूं? आप दोनों पूरी डिबेट कर लीजिए। मैडम अब एहतेशाम जी से सवाल करें ना, वो इतने देर से बैठे हैं। भाजपा की प्रवक्ता एक सवाल का जवाब नहीं दे पाई। अब हो गया सवाल का जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, उनके पास जवाब नहीं, आपको लगता है ठीक है, हो गया, आप शांत हो जाइए सर। ठीक है राधिका जी, ठीक है, राहुल जी को बोलने दीजिए, वो जानबूझ के आपको उकसा रहे मैम, वो जानबूझ के आपको उकसा रहे। कांग्रेस के पास मैम छोटी बच्ची थोड़ी ना है आप। मैम इस बात में मुझे हंसी आ रही है कि वो आपको उकसाने का काम करे और आप इस पर भी आप भड़क रही हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि एहतेशाम जी को चांस मिले बोलने का। तो ठीक है, आप शांत हो जाइए, मैं उनके पास जा रही हूँ। मैडम पीछा छुड़वा रही है, TMC को माइक दे रही है, जवाब नहीं है। मेरे बंगाल के भाई है, हम आपकी तरह नहीं है। बोलिए जी एहतेशाम जी। मोदी जी बंगाल से नहीं है मैडम, मोदी जी बंगाल से नहीं है, वो भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। आप ही कर रहे हैं। राहुल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चुनाव प्रचार मोदी जी कर रहे हैं। तो बंगाल के डिबेट में क्यों इतना मुंह? राहुल जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी सर। देखिए अब बस बहुत हो गया सर, लग रहा है जैसे कि बच्चों की डिबेट चल रही है यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों अब शांत हो जाइए। फिर भी आप एक्सपोज हो गए। प्लीज सर। मैडम आज तैयारी से नहीं आई, कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी से आइए। ठीक है, आप पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, कोई बात नहीं सर, वो 4 मई को हम भी देख लेंगे। अब एहतेशामुल हक जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ क्योंकि काफी देर से आप भी शांत बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जब बीजेपी से सवाल पूछा गया तो आप खूब मुस्कुरा करके एंजॉय कर रहे हो उस मोमेंट को, लेकिन जब ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के सवाल पूछे जाते तो गोल गोल आप भी घुमा देते हैं। अब सवाल यही है कि हमने कई दफा ये देखा है कि युवा जो कि इस वक्त बड़ी तादाद में पलायन कर रहा है, उनको लेकर के क्या रणनीति है? आखिर क्यों इतने पलायन के मामले सामने आ रहे हैं? हमने देखा संजय रॉय कोलकाता पुलिस का जो सिविक वॉलंटियर था, राज्य पुलिस के तहत ममता सरकार ने पहले CBI को देरी से जांच सौंपी थी। आरजीकर मेडिकल केस आपको याद होगा, उस मामले को लेकर के मुद्दा उठाया गया। जो SSC स्कैम घोटाला हुआ उसका मुद्दा उठाया गया। सर इमाम स्टाइपेंड का मामला रहा है, मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला रहा है। तो ममता बनर्जी में अब जो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का शासन अब तक चला रही, क्या वाकई ममता बची है उनके भीतर? ममता का मतलब ही होता है प्यार भालोबासा। जैसे कि हमारी अभी राधिका भट्टाचार्य कह रहे थे कि एहतेशामुल हक जो पश्चिम बंगाल से आते हैं, वाकई में मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ और कोलकाता शहर में पैदा हुआ हूँ। तो ममता का मतलब ही होता है प्यार, और ममता के अंदर वो प्यार है जिस हिसाब से अभी जो हमारे सर ये कैसा प्यार है? लाठियां भांज करके, गाड़ियों के शीशे तोड़ करके। शुभम जी, सुरभि जी सुन लीजिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने की वो अपने से लोगों से शीशे फोड़वा लेते हैं। आपको मालूम है जो आसनसोल में जो शीशे फोड़े हैं वो कौन फोड़े हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग फोड़ करके और ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चौथी बार सुरभि जी, जितना भी करो हमला, अगर जीतेगा बंगला, ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। सर पर SSC टीचर स्कैम, PDS राशन घोटाला, 10,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, सर इस पर भी बात कर लीजिए। देखिए सुरभि जी, सबसे बड़ी घोटालाबाज अगर कोई पार्टी है
तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े घोटालेबाज है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। पीएम केयर फंड का आज तक हिसाब नहीं मिल पाया है। जल जीवन मिशन घोटाला। सर तो आप सर उनसे तो जब मौका आएगा तो उनसे भी घोटालों का हिसाब लिया जाएगा। इस वक्त पश्चिम बंगाल में सर 15 साल से आपका राज अगर है तो तृणमूल कांग्रेस से तो सवाल पूछा जाएगा। आप हमें घेरने को घोटाला के मामला में सबसे बड़े अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, और जो घोटालेबाज नेता है भारतीय जनता पार्टी में अगर चले जाते हैं तो व्हाइट मशीन जो है वॉशिंग पाउडर निर्मा हिसाब से होता है, वो धूल के साफ हो जाते हैं। जिसका समझिए छगन भुजबल, अजित पवार जो हमारे बीच में ले गए, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचारियों के आरोपी बंद है, शामिल किया गया है। व्यापक घोटाला, घोटाला भारतीय जनता पार्टी का। सर तो पार्थ चैटर्जी को भी तो ममता बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था। ममता बनर्जी को भनक तक नहीं लगी। एसएससी स्कैम इतने बड़े पैमाने पर हुआ, कई युवा जो कि इंतजार करते रह गए कि कब पद पर वो वैकेंसीज खुले, कब उनको मौका मिले, लेकिन वो वैकेंसीज रद्द हो गई। सुरभि जी वो मामला कोर्ट में है, इस तरह का अगर हुआ तो उनको पनिशमेंट मिला, मामला कोर्ट में चल रहा है। और आपने देखा है कि जो पैसे का जो बात उनका निकला है तो उनको क्या है, उनको तो जेल के अंदर में रहे। गलती है वो समझिए कोर्ट में है, मामला चल रहा है। गलती हुई तो पार्टी से बाहर कर दो, जैसे हुमायूं कबीर को कर दिया। और उसके बाद पहले चरण के चुनाव में जब हुमायूं कबीर पहुंचते अपनी पार्टी के तमाम समर्थकों के साथ में तो टीएमसी समर्थक उन पर हमला कर देते हैं। सुरभि जी अगर कोई दोषी पाया जाता है, आप ही के चैनल के कोई भी आदमी अगर दोषी पाएगा उसको सजा देना पड़ेगा। हम लोग तो कोई ये नहीं है कि जान सकते पीछे की खबर, तो वो उनको दोषी जैसे ही हुमायूं कबीर को पाया गया, मस्जिद बनाया जा रहा है। देखिए आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ सिंह मानने की कोशिश की, 1000 करोड़ समझिए एक स्टिंग का ऑपरेशन से 3 आदमी का चेहरा सामने आया। जिस आपसे गाना आपने सुना होगा कि क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सिंह मारने के लिए 1000 करोड़ रुपए के डील किए किनके, हुमायूं कबीर द्वारा। और AIMIM और आप नहीं मानते एंटी इनकम्बेंसी है बंगाल में? बिल्कुल नहीं है, एकदम जीरो है। ये सिर्फ जो है आरोप लगाने की कोशिश है। यहाँ चौथी बार, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सपना सुरभि जी साकार नहीं होगा। और चौथी बार ममता बनर्जी की इतनी पॉपुलरिटी है, आज भी वो साधारण ही घरों में रहती हैं, आज भी वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहती हैं, आज भी वो जो है 2 कमरे का घर है, जो एस्बेस्टर का घर है। आप देख लीजिए, अपने लोगों को भेज के देख लीजिए। इतनी सादगी से चलने वाली सबसे ज्यादा समझ लिए महिलाओं को 2 करोड़ 62 लाख माताओं बहनों को 1500 से 1700 रुपया समझिए डायरेक्ट अकाउंट में आता है। सबसे बड़ा हमारा समझ लिए माता और बहन है जो ममता। और इसी वजह से भारत में टॉप 4 पर आपका नाम एनसीआरबी के डेटा में भी आ जाता है। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके के अपराध वहां पर देखने को मिलते हैं उस पर लगाम नहीं लगाई जाती। संदेश खाली में ममता बनर्जी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती, दिमाग काम नहीं करता उनका, वहां उनकी ममता मर जाती है। आरजीकर मेडिकल केस होता है तो वहां उनकी ममता मर जाती है। आरजीकर मामला में सुरभि जी हम लोगों ने 24 घंटा के अंदर मेरे प्रशासन ने सर वो पूरी डिटेल हमने दिखाई थी और काफी दिन तक वो खबर चलाई भी थी, इसलिए मैंने संदेश खाली का मामला भी उठाया था और कई मामले रहे हैं। सर इन बातों को लेकर के आपके पास जवाब नहीं होता है, ठीक है। अब मैं राज बिहारी जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राज बिहारी सर, एक बार फिर से जब हम ये देखते हैं कि 15 साल की जो सरकार जिस सरकार की ओर से चलाया जा रहा है वो अपनी सत्ता बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रही है, जिस तरीके के हिंसक मामले पहले सामने आया करते थे इस बार पहले के हिसाब से थोड़े से कम हुए हैं। क्या वाकई जिस तरह एहतेशामुल हक जी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्या आपको भी दिखाई देता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ममता सरकार के खिलाफ, या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है? 15 दिन आप वहां रह के आए तो मैं आपसे समझना चाहूंगी वहां की स्थिति। देखिए वहां सबसे बड़ी बात ये थी कि टीएल लोगों में टीएमसी का बहस है, चुनाव के पहले क्या होगा, चुनाव के बाद क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा बहस है। और ये इस कारण था कि टीएमसी के लोग, चाहे कोई भी पार्टी हो, चुनाव के पहले भी मारते, चुनाव के बाद भी मारते। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी घटनाएं नहीं हुई, छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं। चुनाव आयोग का कहना था 15 मार्च से लेकर और 20 अप्रैल तक करीब 330 के करीब हिंसक घटनाएं हुई हैं, मतलब राजनीतिक हिंसक घटनाएं हुई हैं। दूसरी बात है कि पश्चिम बंगाल, जैसे आप बात कर रहे थे, अक्सर आप भी बात कर रहे थे, आपने भी महिला अत्याचार का मुद्दा उठाया था।
पश्चिम बंगाल में तो केस ही नहीं दर्ज होते। जो एनसीआरबी को जो डाटा भेजा जाता है वो तो एकदम झूठा होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 2021 के चुनाव में 150 लोग मारे गए, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से एनसीआरबी में डाटा भेजा गया कि एक भी व्यक्ति राजनीतिक हिंसा में नहीं मारा गया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद बार बार बोलती है कि पश्चिम बंगाल एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ कोई हिंसा ही नहीं होती है। तो जहाँ पर घटनाओं को ही दबा दिया जाता हो तो वहां तो आंकड़े कैसे आएंगे जी। और अभी जैसे हक साहब कह रहे थे कि शीशा हमने नहीं तोड़ा, शीशा तो बीजेपी वालों ने तोड़ा था, तो कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है ये सामने आना चाहिए। टीएमसी वाले अगर तोड़ते तो कोई कार्रवाई नहीं होती, जब कार्रवाई नहीं होती तो आंकड़ों पर भी नहीं आएंगे। बीजेपी वाले अगर कहीं कुछ कर देते हैं तो पुलिस उठा के ले जाती है, कांग्रेस वाले कहीं कुछ करते हैं तो उठा के ले जाते हैं, सीपीएम वाले कहीं कुछ करते हैं तो उठा के ले जाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में बंगाल में बम बरामद हो रहे हैं, वो कहां से आए? वो तो वहीं बने हैं ना। अब अभी तो बहुत सारे बम पुलिस के हाथ में ही नहीं लगे हैं, तो टीएमसी नेताओं के घरों से बम बरामद हो रहे हैं। और ये सब चुनाव के बाद नहीं तो एहतेशामुल जी तो इन बातों का तो इनकार कर देते हैं, वो कह देते हैं कि झूठ है, अफवाह फैलाई जा रही है, भ्रामक का तस्वीरें दिखाई जा रही है। जब उनकी नेता ही झूठ बोल रही है, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष झूठ बोल रही है और ये कहती है कि पश्चिम बंगाल एक शांति प्रिय राज्य है, वहाँ किसी की हत्या नहीं होती है। अगर वहाँ के आप अखबार पढ़ लें तो वहाँ तो कई ऐसे हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं होता, तालाब से गुमशुदा लाश मिली, ऐसे कितने पता ही नहीं चलता, पहचान ही नहीं आती है। वहाँ तो लाखों लोग लापता है, उनके बारे में पता करें। और दूसरी बात है कि वहाँ पर जो खबर छपती है वो ये नहीं छपती कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मारा गया या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया। ये तो आज राहुल गांधी ने उठा दिया कि जिसकी हत्या हुई है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, नहीं तो मीडिया में तो यही आता है कि एक युवक की हत्या हो गई है। बिल्कुल सर, अब कांग्रेस की स्थिति को भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहे थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। क्या स्थिति इस वक्त कांग्रेस की दिखाई देती है पश्चिम बंगाल में? देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बहुत समय के बाद अकेले दम पे चुनाव लड़ा। 2011 में भी उसका टीएमसी से तालमेल था जी। फिर उसके बाद में वाम मोर्चा से तालमेल हुआ, लोकसभा चुनाव भी तालमेल करके लड़ा। लेकिन इस बार यह है कि पश्चिम बंगाल में 1977 के बाद में कांग्रेस लगातार सत्ता से बाहर है। पहले कांग्रेसियों को वाम मोर्चा के लोगों ने मारा, तब भी बार बार ये बात होती थी कि भाई राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसी कारण तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी बनाई थी। अगर टीएमसी सत्ता में आई तो ठीक है, कांग्रेस ने साथ दिया, लेकिन अपनी राजनीतिक मजबूरी के कारण कांग्रेस के नेता पहले लेफ्ट के प्रति और फिर टीएमसी के प्रति चुप्पी साधे रहे, जबकि पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता लगातार ये मांग उठाते रहे कि भाई आप हमें बचाओ। और कई तो नेता ऐसे हैं जो बचाव करते करते टीएमसी में चले गए कांग्रेस को जी। फिर उन्हें ममता बनर्जी उन्हें अपना भी लिया और उन्हें भय मुक्त भी किया, उन्हें सुरक्षा भी दी गई। लेकिन कांग्रेस अगर अपने दम पर खड़ा होना चाहती है तो ये अच्छी बात है। कांग्रेस ने मालदा मुर्शिदाबाद में अपनी ताकत भी दिखाई है। अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता विधानसभा चुनाव में उतारे गए, ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात है। अगर कांग्रेस अपना खोया हुआ मत प्रतिशत भी पाले, 2016 के बराबर भी अगर वोट पाले, 2016 में जितने उसके कैंडिडेट जीते अगर इतने भी पाले तो बहुत बड़ी बात हो। ठीक है, लेकिन ये ग्राउंड पर नहीं होता, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है राहुल जी, एक छोटा सा लास्ट रिएक्शन 1 मिनट में मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता से काफी सवाल पूछे, लेकिन वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जवाब देने का मौका दीजिएगा, मत बोलिएगा कि टाइम खत्म हो
गया है। बिल्कुल दीजिए। अगर आपको सवाल याद है तो मैं रिपीट ना करूं, आप बोले तो मैं रिपीट कर दूं। याद है? बेहुदा सवालों को याद नहीं करती, क्योंकि आपको आते ही नहीं है। दूसरा, मैं अब अपनी बात रख लेता हूं। मैं ये कहना है, हमेशा कहेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ये पुराना और घिसा पिटा राजनीतिक नारा है। मैडम, मेरा नाम लिया है, जमीन से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तैयारी से नहीं आई, आप मुझे बात रखने दीजिए। आपके पास एक भी सवाल का जवाब नहीं है। आपके पास अगर जवाब है तो आप उस जवाब को आराम से रख सकती हैं। राहुल जी बड़े आराम से पूछ रहे हैं आपसे। वो आज लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? और लोकतंत्र तब खतरे में नहीं था। इसको चुप करवाइए मैडम, इनको चुप करवाइए, इनकी आवाज, इनका फेडर डाउन करिए, इनकी आवाज बंद करिए। वैसे भी मेरे पास अक्सर सच में समय नहीं बचा है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बने राधिका भट्टाचार्य शाह, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, डॉक्टर राहुल यादव, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, मोहम्मद एहतेशामुल हक, टीएमसी लीडर, और राज बिहारी, सीनियर जर्नलिस्ट। तो हम सभी ने इन सभी पैनलिस्ट से समझने की कोशिश जरूर की कि बंगाल में इस वक्त चल क्या रहा है और बंगाल में क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एक बार फिर से ममता सरकार ही रिपीट होती हुई देखी जाएगी। अब 4 मई का इंतजार हर किसी को, और हर किसी की निगाहें 4 मई पर ही टिकी हुई हैं कि होगा क्या इस बार बंगाल में, सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाती है, जनता किसको वो कुर्सी की कमान देगी। फिलहाल यहां रुक रहे एक ब्रेक के लिए। टीएमसी किसी भी कुछ